बच्चों, आज हम करने लगे हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स क्या होते हैं और उनके बारे में जनरल बातें आज करेंगे और फिर उसको एग्जैक्टली हम एल्केन्स के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आइसोमर्स को समझने की कोशिश करेंगे। आइसोमर्स होते हैं वो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट कनेक्टिविटी डिफरेंट है या स्ट्रक्चर डिफरेंट है या अरेंजमेंट डिफरेंट है, जैसे ABC। ठीक है, अभी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो ये बनेगा ना ABC। अब ये ऐसे भी हो सकता है ACB, बट फार्मूला तो ABC या ACB सेम ही वो है, कनेक्टिविटी का डिफरेंस है। जैसे आप यहाँ देखिए, इस वाले में कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 6। और कितने ऑक्सीजन है? 1। कितने कार्बन है? 2। कितने हाइड्रोजन है? 6। कितने ऑक्सीजन है? 1। ठीक है, तो इन दोनों का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो ये बन रहा है, बट क्या ये सेम कंपाउंड है? नहीं। इसका जो फंक्शनल ग्रुप आगे आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे, इसमें जो कनेक्टिविटी वो क्या है? COC और हाइड्रोजन 3 ऐसे लगे हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये कंपाउंड, और इसमें क्या है? 3 हाइड्रोजन और फिर कार्बन, कार्बन से ही कनेक्टेड है 2 हाइड्रोजन और फिर O और H इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड सेम कंपाउंड नहीं है। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मेल्टिंग पॉइंट, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी अलग हैं। सॉरी। सो डाई मिथाइल ईथर इसका नाम है, ये ईथर है। आगे आप पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स तो तब आप कनेक्ट कर पाओगे। और ये एक अल्कोहल है, एथेनॉल और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, आइसोमर्स की डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ेंगे। आइसोमर्स को हमने समझ लिया कि क्या होते हैं, कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर डिफरेंट है। अब स्ट्रक्चर डिफरेंट है, अगर स्ट्रक्चर में कनेक्टिविटी डिफरेंट है तो हम बोलते हैं ऐसे आइसोमर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। तो ये दोनों क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं, राइट। और अगर कनेक्टिविटी तो सेम है पर स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट है तो हम बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। जैसे सपोज एल्कीन्स में मैं लूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनाऊँ, ठीक है, और A B ये एक अरेंजमेंट पॉसिबल है। दूसरा अरेंजमेंट है कि AB और BA। अब दोनों कार्बन्स को, इसको देख लो, इस वाले कार्बन को देखो, ये किससे कनेक्टेड है? B और A से। इसको देख लो, ये भी B और A या A और B से, ऐसे ही ये है। तो सारा कुछ तो सेम है, बट क्या है, इसमें दोनों A's एक ही साइड पे हैं, इसमें दोनों A's क्या हैं? एक दूसरे के अपोजिट साइड पे हैं। तो ऐसे आइसोमर्स को जहाँ कनेक्टिविटी तो सेम है बट स्पेस में उनका अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, दैट दोज आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स, राइट। अब स्टीरियो आइसोमर्स 2 तरीके के हो सकते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, राइट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल थे, ये कॉन्फिगरेशनल है। कॉन्फर्मेशनल आपने पिछली वीडियो में देखे होंगे, जैसे ईथेन है सपोज, ठीक है, ये एक ईथेन की एक कन्फॉर्मर है जब ये इक्लिप्स्ड है, पूरी तरह से एक दूसरे के पीछे हैं स्पेस में, ठीक है, और दूसरा था जब ये पूरी तरह से स्टैगर्ड है, बिखरा हुआ है कनेक्टिविटी सेम है, कार्बन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, कार्बन कार्बन से कनेक्टेड है। दिस इज इक्लिप्स्ड फॉर्म ऑफ ईथेन and that one is staggered form of ethane. So they are conformers or conformational isomers, right? दूसरे जो कॉन्फ़िगरेशनल में ऑलरेडी आपको डबल बॉन्ड के हिसाब से बता चुकी हैं, A B और अगर A अपोजिट हो जाएं इस तरह के, ठीक है। और कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स में एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं जो मैंने आपको अभी बताए हैं कि A अगर सेम साइड पे हैं या अपोजिट। दूसरे हैं आइसोमर्स दैट कंटेन कायरल सेंटर्स। कायरल सेंटर्स वाले हम अब डिटेल में एक पूरा चैप्टर करेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री पे, तब इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज करेंगे हम, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं, फोकस अब करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये आइसोमरिज्म था इन केस ऑफ हेक्सेन, क्योंकि हम एल्केन्स पढ़ रहे हैं। तो हेक्सेन इज C6H14, तो उसका फॉर्मूला इस तरह से है। अगर मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में इसे लिखूं 1 2 3 4 5 and 6, ठीक है, ये है नॉर्मल हेक्सेन, एन हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 and 6।
अब मैं कितने और तरीके से इन कार्बन्स को अरेंज कर सकती हूँ कि फॉर्मूला C6H14 ही रहे, कि मैं 5 की चेन ले लूँ और एक कार्बन को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कर दूँ। सेम नंबर ऑफ कार्बन्स हैं, सेम हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है। सो क्या बना ये 2 मिथाइल पेंटेन, राइट। और मैं कैसे कर सकती हूँ कि 5 कार्बन की चेन ले लूँ और एक मिथाइल को इस पोजीशन पे रख दूँ। अब मैं काउंटिंग चाहे राइट टू लेफ्ट करूँ या लेफ्ट टू राइट करूँ, इसको नंबर 3 ही मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट को, ये वाले को। तो नाम क्या इसका बना 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। और कैसे कर सकती हूँ कि 4 कार्बन की चेन ले लूँ, ठीक है, 1 2 3 4, और 2 कार्बन्स को ऐसे लगा दूँ, ठीक है। नाम क्या बना इसका, नाम बनाते हैं इसका। अगर मैं ऐसे करूँ 1 2 3 4 तो 4 कार्बन की चेन है, बट IUPAC के हिसाब से हमें लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, तो बना 1 2 3 4 5, ये वाली ठीक है क्योंकि इससे हमें 5 नंबर्स मिल रहे हैं, 5 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक है। नाम क्या बना, नाम बना थर्ड पे मिथाइल है लगा हुआ, 3 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है, पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन। तो क्या ये सेम नहीं है ऊपर वाले वाला, सेम। सो कई बार देखने में जैसे वो स्ट्रक्चर ड्रॉ की होती है लगता है कि डिफरेंट है, सो इट्स ऑलवेज गुड कि आप IUPAC के हिसाब से लॉन्गेस्ट चेन और लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट ये सब कुछ करके उसका नेम देख लें, आपको पता चल जाएगा। इस तरह से फिर डुप्लीकेशन नहीं तो आप बोलेंगे ये एक अलग आइसोमर है, नहीं ये आइसोमर नहीं, इट इज़ द सेम एज दिस वन, राइट। तो हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं, दिस वन वी आर रिजेक्टिंग दिस वन बिकॉज इट इज़ वी हैव ऑलरेडी काउंटेड दैट, उसको हमने ऑलरेडी अकाउंट फॉर कर लिया। और कोई कैसे हो सकता है कि 4 कार्बन लिए और 2 कार्बन ऐसे लगा दिए, ठीक है। तो नेम क्या बनेगा 1 2 3 4, तो सेकंड कार्बन पे आपके पास क्या है, 2 मिथाइल है, 2 2 डाई, ये दोनों मिथाइल है ना सेकंड कार्बन पे, मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है तो ब्यूट वर्ड यूज़ करेंगे, ब्यूटेन। और मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, और मैं इसमें चार कार्बन करके एक मिथाइल ऐसे और एक ऐसे लगा सकती हूँ। तो नाम देख लेती हूँ मैं इसका कि क्या बनेगा, 1 2 3 4, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन, राइट। तो ये एक आइसोमर बन गया। तो ये सारे किसके आइसोमर्स हैं, हेक्सेन के आइसोमर्स हैं, ठीक है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 2 कोई आपको मॉलिक्यूल दे दी और कहा कि आप फाइंड आउट करो कि क्या ये सेम कंपाउंड है या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप उसको IUPAC के हिसाब से देखेंगे, ठीक है। सपोज़ ये एक कंपाउंड है और एक कंपाउंड ये है, सपोज़ आपके पास इस तरह से और इस तरह से। नाउ आर दे कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और आर दे द सेम कंपाउंड, हाउ वुड यू फाइंड दैट, you are going to find that by naming them 1 2 3 4 5। अगर आप इसको 1 देंगे फिर आपके सब्स्टिट्यूएंट्स को नंबर बिगर मिलना शुरू हो जाएगा, विच इज़ नॉट द राइट वे, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन एंड लोएस्ट नंबर टू द सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका नाम क्या बना इस हिसाब से, 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन, राइट। दूसरे वाले का देखते हैं, 1 2 3 4 5। सो सेकंड पे मिथाइल है, थर्ड पे मिथाइल है, टोटल 5 कार्बन है, 2 3 डाईमिथाइल पेंटेन। अगेन इसका नाम भी यही है। सो बोथ ऑफ देम रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड, सो दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, दे रिप्रेजेंट द सेम कंपाउंड, राइट। अब आ जाए हम अपने अगले टॉपिक पे कि हमने अब ये तो समझ लिया कि ये सारे आइसोमर्स हैं, पर इनमें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, राइट।
तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये बात तो पता है ना कि जिसकी एनर्जी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। अब किसकी एनर्जी ज़्यादा और किसकी कम, ये फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि हम उसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होने दें कम्प्लीटली। जब कोई भी एल्केन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है और साथ में हीट रिलीज़ करता है। जिसके पास जितनी हीट होगी या जितनी एनर्जी होगी उतने उसी के प्रोपोर्शनल वो हीट रिलीज़ करेगा। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी है वो ज़्यादा हीट रिलीज़ करेगा, जिसके पास कम एनर्जी है वो कम हीट रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो हम अब देखें, अगर ये है जैसे दिस इज़ ऑक्टेन, ये ऑक्टेन है, 8 कार्बन है इसमें। ठीक है, तो 8 ही यहाँ आएंगे और ये बन गया 9 यहाँ निकलेंगे। ठीक है, 9 2 से 18 या, और यहाँ पे भी इसी तरह से है 8 कार्बन डाइऑक्साइड एंड 9 वाटर। ये क्या है, इसमें भी 8 ही कार्बन है। ये देखो, ये नाम बेशक इसका ये बनेगा 1 2 3 4 वाली है और 2 मिथाइल दोनों पे लगे हुए हैं। ठीक है, बट इसमें टोटल 8 कार्बन ही है। अगर आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ही है, दोनों आइसोमर्स हैं। पर जब दोनों को बर्न किया, दोनों ने सेम मोल्स ऑफ, 1 मोल ऑफ ऑक्टेन ने या 1 मोल ऑफ उसके जो आइसोमर है उसने 8 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 9 मोल्स ऑफ वाटर रिलीज़ किया। बट फर्स्ट वाले में जो हीट रिलीज़ हुई, दिस नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स कि हीट कितनी रिलीज़ हुई। डेल्टा एच इज़ द साइन फॉर चेंज इन एंथैल्पी अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। बट अभी आप एंथैल्पी को ऐसे लेके चल सकते हैं कि इतनी हीट रिलीज़ हुई, इसमें से रिलीज़ हुई 5470 किलो जूल्स पर मोल के हिसाब से, और इसमें 5452। तो इसमें कम हीट रिलीज़ हुई है जो ब्रांच्ड आपका कंपाउंड है। ठीक है, इसका मतलब ब्रांच्ड एल्केन्स की एनर्जी कम है, मतलब उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऑफ द आइसोमेरिक एल्केन्स द वन विच इज़ मोर ब्रांच्ड would be more stable. That's what we have concluded from this, right? I hope this clears the point about the isomers, the relative stability of the different isomers of alkanes, and particularly I'm talking about the constitutional isomers. Thank you.